हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंस मैनेजमेंट के 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं और जो लगभग 5 से 10 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है YTM मेथड, यानी ये सबसे डिफ़िकल्ट मेथड माना जाता है जिससे हम कंप्यूट करते हैं कॉस्ट डेट की और हम कंप्यूट करते हैं कॉस्ट प्रेफरेंस कैपिटल की। YTM मेथड यानी यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, ये हमारे IRR का कॉन्सेप्ट जिसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि हमारे जो फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं। जिस रेट से फ्यूचर के कैश फ्लोज हमारे प्रेजेंट वैल्यू यानी हमारे प्रेजेंट के इनफ्लोज के इक्वल होती है, उस रेट को कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मानते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल है डेट के कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए। तो इसमें क्या बोलता है, एक कंपनी इशू करता है 10% डिबेंचर्स at the rate of 100 each on 1/4/2013 to be redeemed या फिर matured at 1/4/2018. Company wants to know current cost of debt and it is given that market price of debt is rupees 80 and tax rate is 35%. Now let's move to the solution part. हमारे सॉल्यूशन में हम दो कॉन्सेप्ट्स यानी हमारे IRR के कॉन्सेप्ट को भी इसी के साथ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। इस सॉल्यूशन को करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक टाइमलाइन बना ली है। पहले तो ये टाइमलाइन हम स्टार्ट करेंगे 1/4/2013 से 1/4/2018 तक। इसीलिए मैंने इसको एक टाइमलाइन बनाई है, देख लीजिए। डेट्स डाल लेते हैं इसमें 1/1/13, 1/1/14, 1/1/15, 1/1/16, 1/1/17 एंड 1/1/18। ओके, अब हम देखते हैं हमारे को 1 जनवरी 2013 पे क्या मिला था। नेट प्रोसीड्स हमारे को कितना मिला था, यानी जो मार्केट प्राइस हमारी प्रिवेल कर रही थी वो मार्केट प्राइस क्या थी, ₹80 हमको मिल रहा है ऑन 1 जनवरी 2013। इंटरेस्ट हमारे को पे करना पड़ता है एट द एंड ऑफ 1/4/15। सो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 इंटू 1 माइनस 0.35 जो कि हमारा आता है 10 इंटू 0.65। दैट मीन्स कि हमारा 6.5 हमारे को पे करना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट एवरी ईयर, जिस पे हमने टैक्स सेविंग पहले ही माइनस कर दी है। तो ईच ईयर के लिए मैंने 0.65 और लास्ट ईयर पे भी हमारे को 0.65 पे करना पड़ेगा। इसके साथ में लास्ट ईयर में हमारे को 100 की रिडम्पशन वैल्यू भी देनी पड़ेगी, यानी लास्ट ईयर में हमारे को 106.5 हमारे को टोटल पेमेंट करनी है। अब हम क्या करते हैं इस मेथड में, IRR यूज़ करते हैं इस मेथड में। अब IRR कैसे कंप्यूट करते हैं, ये जो हमारे आउटफ्लोज है यानी 106.5, 6.5, 6.5 एंड 6.5 को हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं। जिस रेट से हमारा ये प्रेजेंट वैल्यू आता है इक्वल टू हमारा जो नेट प्रोसीड्स इक्वल आ जाता है, उस रेट को हम बोलते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग YTM मेथड। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने लिखा है पहले ईयर, उसके बाद में हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। अब इसके बाद हम हमारा कैश फ्लोज लिखेंगे। कैश फ्लोज लिखने के बाद में हमारे को डिस्काउंटिंग करना होता है। डिस्काउंटिंग हम ऐसे करेंगे जिससे हमारे को एक तो पॉजिटिव रिजल्ट आए और एक हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो है वो नेगेटिव आए। ठीक है, तो अब मैं पहले डिस्काउंटिंग करता हूँ एट द रेट 10%, जिससे हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या आता है वो देखेंगे। अभी पहले लिख लेते हैं हमारा एट द ईयर 0।
हमको क्या रिसीव हुआ था, सॉरी एट द ईयर ज़ीरो लिखना था। ज़ीरो पे हमको रिसीव हुआ था हमारा नेट प्रोसीड्स। सो नेट प्रोसीड्स लिख लेता हूँ यहाँ पे। नेट प्रोसीड्स ये हमको कितना रिसीव हुआ था, हमको हुआ था -80, यानी 1। हमारा रहेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%। 1 से 5 ईयर पर हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटरेस्ट हमारे को 6.5 था। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, 1 डिवाइड बाय 1.1। ये किया हमने, 1 2 3 4 5 किया इक्वल्स, और GT का बटन दबा दिया तो हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट आता है 10%, हमारे को रिसीव हो जाएगा। ये क्या आता है हमारे पास, 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 2 3 4 5, और मैंने GT निकाल लिया तो हमारे पास 3.790। इंटू में करता हूँ 6.5 तो हमारा आंसर आता है 24.640। ये हमारा हुआ डिस्काउंटेड कैश फ्लो 24.635। ओके, 5th ईयर का हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या था, वापस निकाल लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3 4 5, ठीक है। यह है हमारा 0.620 फॉर द 100 रुपीज़, जो कि हमारे को एट द ईयर एंड ऑफ यानी 1/4/2018 को जो मिलेगा वो आता है हमारा 62.10 रुपीज़। सो हमारा टोटल आता है कितना, ये आता है हमारा पॉजिटिव आता है प्लस का 6.74। कैसे है, मैंने देखो 24.635 प्लस किया मैंने 62.10, माइनस कर दिया 80, तो हमारा आता है 6.735। ये हमारा पॉजिटिव आता है, जिसको मैं 6.74 भी बोल सकता हूँ। ये पॉजिटिव हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ रहा है। तो हमारे को जब अगली रेट लेनी है तो वो कौन सी लेंगे, बड़ी लेंगे, ताकि हमारा आंसर नेगेटिव में आए। तो डिस्काउंटिंग में करता हूँ एट द रेट 15% इस क्वेश्चन में। एट द रेट 15% हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे कैश फ्लोज से, तो हमारे को डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15% कैसे निकालते हैं। 1 पे तो 0 ईयर पे तो 1 ही रहता है, जिससे हमारा नेगेटिव -80 आ जाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब हम देखते हैं 1 to 5 ईयर। 1 to 5 ईयर हमने कैसे किया था 15% का, हमने किया था 1 डिवाइड बाई 1.15। इसको मैं इक्वल्स पर दबाऊँगा 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 ईयर्स के लिए आ गया हमारा 0.4971, ठीक है। इसको मैंने 5th ईयर में लिख लिया, और जैसे GT दबाता हूँ तो मेरा टोटल आ जाता है, जिसको मैं 3.352, ये मैंने ऊपर वाले केस में लिख लिया 3.352। मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 6.5 से, तो मेरा आंसर आता है 21.789, जिसको मैं 21.80 भी लिख सकता हूँ। अब मैंने निकाला था 100 के लिए इंटू 0.497, जो मेरा आता है 49.7, प्लस 21.8 माइनस करता हूँ मैं 80, तो मेरा नेगेटिव NPV मिल जाती है मेरे को 8.51। ये हो गया, यहाँ तक हमारा क्लियर है, जिसको मैं 8.51 या 8.50 भी लिख सकता हूँ। ओके, ये हमारा आता है नेगेटिव NPV। यहाँ तक पहुँच गए सभी, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक हमारा आता है पॉजिटिव NPV आ गया, एक नेगेटिव NPV आ गया। इसके आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो एट द रेट 15% है, दूसरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो एट द रेट 10% है। अब हमने चेंज कितना किया वो देखेंगे। ये IRR हम निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए मैं फिर से एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, नंबर लाइन जिसमें हम बीच में हमारा जीरो रहेगा। क्या है ये हमारा पॉजिटिव वाली 6.735। ये पॉजिटिव साइड में 6.3774 लिख लेता हूँ मैं, 6.735 लिख लिया मैंने, ठीक है, पॉजिटिव साइड में। और मैं दिखता हूँ एट द रेट 10%, इधर मैं लिखूँगा 8.50 नेगेटिव का एट द रेट 15%। यहाँ तक का ठीक है, समझ में आया। अब हमने मूव कितना किया, कितना रेट हमने चेंज किया है वो देखते हैं। 0 पे क्या होगा हमारा, जब यहाँ से चलेंगे हम, 0 चलना है हमारे को, टोटल हमारा कितना जाता है, टोटल हमने कितने कितने स्टेप्स चलिए हैं वो देखते हैं। हमने टोटल मूव किया है 15.25। ये नंबर हमारी IRR की रेट है, ठीक है।
इसी को हमारे को कंप्यूट करना है। 6.735 से -8.50 तक हम जब चलते हैं तो हमारे पास कितना मूव किया हमने, 5% रेट पे चेंज होने से हमारा कितना टोटल एनपीवी में चेंज है। ठीक है, वो देखते हैं। 8.50 पॉइंट तो हम नेगेटिव्स के बाद में चलेंगे, और 6.735 हम पहले ही चल चुके, तो हमारा आता है 15.235। ये हमने टोटल मूवमेंट की है। इसका यह मतलब हुआ कि हमारा 15.235 एनपीवी गिर गया है खाली 5% रेट कम करने से। अब हमारे को क्या निकालना है, हमारे को वही रेट निकालना है जिस पे हमारा आईआरआर जीरो आ जाए, यानी हमारा एनपीवी जीरो आ जाए। उसको कंप्यूट करने के लिए हम एक बेसिकली एक लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या है, हमारे को 10% से ज़्यादा रेट चाहिए। सो हम 10 में आईआरआर क्या होगी हमारे 10 में ऐड करना पड़ेगा, 10% में हम ऐड करेंगे। हमारे को जितना चाहिए था, कितना चाहिए था हमारे को, 6.735 हमारे को मूव करना था। और हमारी एनपीवी कितनी गिर चुकी है, 15.235 हमारा टोटल हम एनपीवी गिरा चुके हैं। ये टोटल हमारा चेंज कितने से आया, 5% के चेंज से आया, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम आंसर निकाल के देखते हैं अभी। 10% तो हमारे को ऐड करना ही था, उसमें ही ऐड करना है, तो हम देखते हैं 6.735 डिवाइड बाई 15.235 इंटू 5 कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आता है 2.21037। तो जिसको हम 214 कर लेते हैं तो 12.21 हमारा आंसर आ जाता है परसेंटेज में। ये हमने आईआरआर निकाल लिया, नहीं है, यही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, अब ये आईआरआर के लिए हमने फार्मूला कौन सा यूज़ किया, अब ये फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आईआरआर का फार्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। हमने ली लोअर रेट, लोअर रेट में हमने क्या किया, ऐड किया, क्या किया, एनपीवी जो कि हमारे लोअर रेट पे था, क्योंकि हमारे को उतना ही एनपीवी चाहिए था, माइनस करना था, वो हमने चूज़ कर लिया, एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। इसको मल्टीप्लाई किया जो हमने रेट चेंज किया है, यानी हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, ये हमारा आईआरआर का कॉन्सेप्ट भी पूरा हो गया, और हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी वाला भी कॉन्सेप्ट पूरा हो गया इसी के साथ। ये हमारी क्या कॉस्ट ऑफ डेट क्या आई थी, 12.21%, ये मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड हमारा इधर ही ख़त्म होता है, ऐसे ही हम प्रेफरेंस की कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड वैसे तो एक रेकरिंग टॉपिक नहीं है जो कि एग्ज़ाम में आए, पर ये 5 मार्क्स तक का आपका पास क्वेश्चन दिख सकता है आपके एग्ज़ाम में। सो हम एक बार इसको देख लेते हैं। इसका हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 करेंगे हमारे एज अ एग्ज़ाम्पल। सो देखते हैं क्या करते हैं अमोर्टाइजेशन बॉन्ड में। अमोर्टाइजेशन बॉन्ड में क्या होता है कि हमारे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं बॉन्ड की। ठीक है, in this concept we compute the value of bond and not KD। ओके, अब हम इसके लिए एग्जांपल ही देख लेते हैं, जो कि हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। वो क्या बोलता है वो देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बोलता है हमारा कि RBML है, स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। RBML जो है वो प्रपोज कर रही है टू सेल 5-year bonds of rupees 5,000 at 8% per annum interest rate. The bond amount will be amortized equally over its life. Calculate bond's present value
present value for investor if he accepts minimum rate of return of 6%। क्वेश्चन देख लिया। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन हमारा क्या है? सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं ये देखते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक टाइमलाइन बना के दिखाऊंगा। टाइमलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइमलाइन बना लेते हैं। टाइमलाइन होगी हमारे 0 ईयर से 5th ईयर तक। 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 0 1 2 3rd ईयर 4th ईयर और ये हमारे 5th ईयर। ओके, हमारे को 0 पे कितना है वैल्यू दे रखी है, ₹5000 हमारे को रिसीव होता है, ठीक है। बॉन्ड सेल करके हमारे को 5000 मिलता है। इंटरेस्ट हमारे को पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना होगा? 5000 पे इंटरेस्ट निकालिए। कैसे निकालेंगे? 5000 एट द रेट 8%। 5000 का 8% निकाला हमने। इंटरेस्ट आता हमारा 400 का। और हम इधर हमारी रिडम्पशन वैल्यू क्या हो जाएगी? 4000 की हम रिडीम कर देंगे, क्योंकि ईच ईयर हमारा इक्वली रिडीम हो रहा है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आएगा हमारे पास 4000 का। तो 4000 का हमारे को 8% अगले साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो आता है हमारे पास 320 का इंटरेस्ट आएगा। सॉरी, इंटरेस्ट हमारा 320 का। रिडम्पशन वैल्यू आता है हमारे पास 1000 वापस। सो हमारे पास कितना बचा? 3000 हमारे पास इधर वैल्यू बची। क्लोजिंग बैलेंस 3000 और 3000 पे 8% हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट। सो 8% इंटरेस्ट आया हमारा 240 का। रिडम्पशन वैल्यू है 1000 की। टोटल वैल्यू बची हमारे पास 2000 की, जो कि हमारी क्लोजिंग वैल्यू है। क्लोजिंग बैलेंस जिसको हम लिख रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस हमारा 2000 का। अब 2000 पे 8% हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो होता है हमारा 180। और रिडम्पशन वैल्यू जो कि पहले से चल रही है 1000, ये किया तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है 1000 का। और इंटरेस्ट लास्ट ईयर में आएगा हमारा 80 का। रिडम्पशन वैल्यू है हमारी 1000 की। इंटरेस्ट ₹80, रिडम्पशन वैल्यू 1000 और हमारी क्लोजिंग वैल्यू क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है 0, ठीक है। अब हम निकालते हैं हमारा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या करेंगे हम? डिस्काउंट कौन सी रेट से करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ये हमने कैश फ्लोज देख लिए सारे क्या है। अब इन कैश फ्लोज की हम रिडम्पशन वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये हम इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा यूज़ करेंगे? जो कि हमारे को मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 6% की, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करेंगे। सो अब हम टेबल बना लेते हैं। वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालने से पहले एक बार देख लेते हैं इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट किया है, उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 4000 पे 8%, 3000 पे 8%, और ये जैसे जैसे 8% का मार्किंग कर दिया मैंने। और हमारा वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकलता है वो देखते हैं। हमारा वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो होता है दैट इज़ इक्वल टू द सम टोटल ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ओके, हमने कैश फ्लोज तो निकाल लिए। अब हमारे को क्या करना है? डिस्काउंटिंग करना है एट द रेट जो कि हमारी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है 6% से। और हमारा सम टोटल जो आएगा कैश फ्लो ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, वो हमारा वैल्यू ऑफ बॉन्ड होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये हम कंप्यूट कैसे करेंगे। इसके लिए जो मैंने टेबल बनाने के लिए बोला था वो देखते हैं। हम इधर लिखेंगे ईयर। डिस्काउंटिंग जैसा मैंने बताया था कौन सी रेट से होगी? एट द रेट ऑफ 6%, जो कि हमारी क्या है? रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर है, वो उसी से हम डिस्काउंटिंग करेंगे, ठीक है। हमने ईयर लिख लिया था हमारे टेबल में। फिर हमारे को नेक्स्ट लिखना है पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे हमारा कैश फ्लो हमने जो निकाला था वो। डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे एट द रेट 6%। और हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लोज वो लिखेंगे, ठीक है। अभी इसको हम टेबल को
हमारी कंप्लीट करते हैं। ये टेबल हम कंप्लीट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ईयर 0 हमारे को क्या मिला है, नेट प्रोसीड्स मिले हमारे को, जो कि हमारा कैश फ्लो कितने का था, -5000। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द ईयर 0 हमारा 1 रहता है, तो ये हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा 5000 का। ठीक है, इसी तरह हम ईयर 1 पे मूव करते हैं, तो हमारे को ईयर 1 2 3 4 और ये 5th ईयर जो कि हमारा लास्ट ईयर है। पहले साल के अंत में हमारे को इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू पे करना होता है, जो हमारा है 1000 + 400, जिसको क्या बोलेंगे हम 1400 हमारा कैश फ्लो है। 0.9434 का हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है, जो मैंने पहले कंप्यूट कर रखा है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1320.60। ऐसे ही हम इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू निकालेंगे सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर पे हमारा टोटल आता है 1000 + 320 हमारा इंटरेस्ट है। सो क्या आता है 1000 और हमारे डिस्काउंटिंग फैक्टर, चलो पहले हम सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे अगली बार से। हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.8900। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू, इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू हमारे को 5th ईयर तक मिलेगा, वो हमने नोट डाउन कर लिया। ये हमारा इंटरेस्ट क्या आएगा 1000 प्लस में एट द रेट, हमारा थर्ड ईयर पे आएगा 1240, फोर्थ ईयर पे आएगा 1180 और 5th ईयर पे आएगा 1080। ठीक है, अब मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर जो कंप्यूट कर रखे है वो लिख लेता हूँ। 0.8396, 0.7921 और 0.7473। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर्स आते हैं, क्या आते हैं 1174.80, 1041.104, 1041.104। ओके, फिर आता है 934.678। ओके, फिर हमारा 807.084। हमारा टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो आता है 278.426। ये हमारी क्या है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड है। ओके, ऐसे हम वैल्यू ऑफ बॉन्ड कंप्यूट करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने कुछ अजम्पशंस लिए थे। इन दिस केस हमने क्या अज्यूम किया था कि प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बॉन्ड इज़ repaid every year rather than at maturity date। ओके, और हमने वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाली थी C1 डिवाइडेड बाय 1 + KD की पावर 1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 1 + KD की पावर 2 प्लस C3 डिवाइड बाय 1 + KD की पावर 3, जो कंटिन्यू करेगी हमारे CN 1 + KD की पावर n पे, जिसको हमने बोला था सिग्मा ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या होता है कि हमारा होल्डर जो होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर का, उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो मैच्योरिटी की डेट पे या तो हमारे से शेयर्स ले सकता है या फिर हमें उसको कैश में रीपेमेंट करना पड़ता है रिडम्पशन वैल्यू का। ठीक है, इसी को हम देखते हैं। हमको पता है कि हम डेट की कॉस्ट जो है वो दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक तो शॉर्टकट मेथड, दूसरा हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, जिसको हम अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था। शॉर्टकट मेथड में पहले करवा चुका हूँ। इन दोनों से ही हमारी केडी निकलती है। शॉर्टकट मेथड यानी फॉर्मूला मेथड हमारे को बताता है कॉस्ट ऑफ डेट हमारी इक्वल होती है इंटरेस्ट 1 - t प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय n, जिसको हम टोटल को डिवाइड करते हैं रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू का ही सब चेंज होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर में खाली रिडम्पशन वैल्यू ही चेंज होती है, जो कि होती है हायर ऑफ कैश वैल्यू और शेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिडम्पशन। ओके, इनमें से दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होती है उसको हम रिडम्पशन वैल्यू मानते हैं और हम कंप्यूट करते हैं हमारी केडी को। यही खाली एक डिफरेंस है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और आई थैंक यू ऑल। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप जो थॉट इतनी देर से रन हो रहा है उसको आपने पढ़ लिया हो, जो कि बोलता है कि टेक व्हाट यू लर्न एंड मेक अ डिफरेंस विद इट।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।